नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने तथा लगातार हो रही बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बाद भी आम लोगों में नहीं दिख रही है जागरूकता। और ये थी आज की मुख्य समाचार। आप खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना का कहर जारी, इसके बावजूद शहर के प्रमुख बाजारों में आम लोगों के बीच सतर्कता नहीं बरती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 24 घंटों में 54 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें कई डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। गुरुवार को शहर के प्रमुख बाजारों में पहले जैसी ही भीड़ देखने को मिल रहा था। लोगों में इस जानलेवा वायरस को लेकर कोई सतर्कता नहीं दिख रही थी। मोती झील के कपड़ा दुकानों में लोग खरीदारी तो जरूर कर रहे थे, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं नजर आ रहे थे। यही हाल फल बाजारों का था, जहां लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे थे। जिले में बुधवार को कोरोना वायरस के 54 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 4 डॉक्टर और आधा दर्जन नर्स शामिल हैं। जिले में अब तक इससे पहले एक दिन में इतना मामला सामने नहीं आया था। इसके बावजूद आज आम लोगों में अभी भी इसको लेकर जागरूकता नहीं देखी जा रही है। सरकार द्वारा लगातार सतर्कता बरतने की बात कही जाने के बाद भी इसका असर नहीं दिख रहा है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बाजारों में निकले तो मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर से जरूर करें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं अर्पिता परमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बीते 24 घंटे के अंदर तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान से महज 4 मीटर नीचे। नेपाल द्वारा लगातार पानी छोड़े जाने और उत्तर बिहार में लगातार दोहरी बारिश के कारण जिले में बहने वाली नदियां अपने उफान पर है। पहले बागमती नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया और अब बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि बूढ़ी गंडक नदी अभी खतरे के निशान को पार नहीं की है, लेकिन नदी के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बागमती के बाद अब बूढ़ी गंडक का भी जलस्तर बढ़ने लगा है और इस बढ़ने के कारण जो नदी के आसपास के इलाके हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं उनमें भय का माहौल बना हुआ है। कहा जाता है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है वो शहर के 2 हिस्सों में बांटती है और दोनों तरफ लगभग सैकड़ों घरे हैं जो लोग रह कर अपना काम धंधा करते रहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट पे और यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे कि पिछले 2 दिन पूर्व लगभग नदी में बहुत कम पानी था, लेकिन बीते 2 दिन के भीतर नदी में जो पानी है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे ये बूढ़ी गंडक नदी है और इस वक्त सिकंदरपुर सीढ़ी घाट की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से बूढ़ी गंडक में जलस्तर बढ़ रही है, तो अगर इस तरीके से अगर जलस्तर बढ़ती रही तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इधर हम दिखाना चाहेंगे वो शेखपुर ढाब है, अखाड़ा घाट शेखपुर ढाब, जहाँ पे सैकड़ों सलम परिवार के जो लोग हैं वो झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे शेखपुर ढाब की। उधर हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से ठीक आपको पास में ही दिखाई पड़ेगा अखाड़ा घाट पुल और पाया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 दिन पहले भी तस्वीर आप देखे होंगे नदी की और पाया की, पानी जो है वो काफी वृद्धि हो रही है। तो ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले के अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है। जिस तरीके से पानी में वृद्धि हो रही है, कहना कुछ मुश्किल है कि कब बाढ़ आ जाए, कब जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन जाए, कुछ कहना मुश्किल होगा। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कैसे पानी बढ़ा, क्या पानी का स्थिति है। पानी का स्थिति सर अभी बहुत ज्यादा खराब है। 2-3 दिन में पानी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो पानी नीचे तक था पानी, अभी पानी पूरा भर गया। 2-3 दिन में कुछ ज्यादा हो गया, रात को तो कुछ ज्यादा पानी भर गया। इधर के आदमी सबको बहुत डर लग रहा है पानी से। क्या जिलाधिकारी वगैरह भी निरीक्षण करने आए? आप लोग यहाँ स्थानीय है, कुछ देखे हैं? यहाँ पे तो कल शाम को देखे 5-6 बजे तक डीएमओ लोग आए थे, अखाड़ा घाट पुल पे पास आए थे, वो देख उक के गए थे। अंदर में आदमी को बहुत डर है। पानी बहुत पुल के नीचे भी किसी के घर में पानी घुस गया हुआ है।
ये अपना इधर सी घाट में उसके घर में पानी घुस गया, आदमी बांध पे रह रहा है। पानी के डर में मतलब आदमी लोग ठीक से सोता भी नहीं, रात को कोई ठीक नहीं है कि पानी भर सकता है, इसके लिए रात बहुत आदमी को डर अंदर में हो गया हुआ है। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पानी में बढ़ोतरी हो रही, पिछले साल भी बाढ़ आया था, 2017 में थोड़ा सा ज्यादा बाढ़ आया था, तो इस बार जिस तरीके से मानसून गिर रहा है, जिस तरीके से बारिश हो रहा है, तो क्या लग रहा है, उम्मीद ज्यादा बाढ़ आने की संभावना? इस बार उम्मीद है बहुत ज्यादा बारिश आने का, इसलिए सबको इतना डर लग गया हुआ है कि आदमी लोग, कितना आदमी तो अभी पहले ही से घर छोड़ दिया हुआ है, अपना बांध पे रह रहा है कि रात भर में कुछ हो जाए, कोई ठीक नहीं। रात में भी कितना पानी भर रहा है, ये पानी कल देखा नीचे था, अभी पानी इतना ऊपर आ गया, डेली रात को पानी भरते हो। अच्छा, पिछले 2 दिनों में जितना तेज, 2 दिन बहुत तेज पानी भर रहा है। बिल्कुल, तो लोगों के अंदर जो नदी के पास जो घर है, वहां पे जिन लोगों का घर है, उनके अंदर भय का माहौल बना हुआ है कि कब रात में उनके घर में पानी घुस जाए। इसके अलावा भी अगर नदी में ज्यादा जलस्तर बढ़ती है तो शहर के अंदर भी पानी होने का डर है। तो जिस तरीके से पानी में वृद्धि हो रही है, जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तो जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि इस बार बारिश भी ज्यादा हुई है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ को लेकर बैठक किया जा रहा है और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन बाढ़ से कैसे निपटती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बाढ़ को लेकर जिले में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात, बागमती और बूढ़ी गंडक पर रख रहे हैं पैनी नजर। मुजफ्फरपुर जिले में इस वर्ष मानसून काफी मेहरबान है। भारी बारिश के वजह से जिले के 3 प्रखंड औराई, कटरा और गायघाट में बाढ़ की आशंका है। इस स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी की टीम पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ की टीम की ओर से गुरुवार को पताही टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सेफ्टी एंड रेस्क्यू को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एनडीआरएफ के निरीक्षक मलिक कुमार ने बताया कि 31 एनडीआरएफ के जवान बोट के साथ बाढ़ से निपटने को पूरी तरह तैयार है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर 2 टीम बनाकर कटरा और मुजफ्फरपुर में पीड़ितों को रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ तैयार है। बागमती और गंडक के जल स्तर को देखते हुए एनडीआरएफ पूरी तरह तैयार है। इस साल 2020 की बाढ़ को देखते हुए हमारे कमांडेंट श्री विजय सिन्हा महोदय ने पूरी टीम जो बिहार भर में डिप्लॉयड की गई है, उन सभी को कोरोना से बचाव के उपाय एवं जो रेस्क्यूअर्स बाढ़ के दौरान बचाव में जाएंगे, वो सारे जो भी विक्टिम्स को बचाएंगे, उन सभी को प्रॉपर जो है कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करते हुए उनको बचाएंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो हमारी टीम आई है, उस टीम के पास में 4 बोट है और इसमें 31 रेस्क्यूअर्स अभी हमारे पास में है, जो कि इस पूरे मानसून के दौरान मुजफ्फरपुर में तैनात होंगे और इस एरिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर करके जहां भी जरूरत होगी वहां पे रेस्क्यू वर्क करेंगे। बागमती और गंडक, इसको लेके क्या 2 नदियां हैं तो 2 टीम तैनात की गई? बागमती नदी के किनारे जो कटरा ब्लॉक है, वहां पे एक हमारी सब टीम अभी से ही तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी आपातकालीन समस्या यदि उत्पन्न होती है तो तुरंत बिना समय गवाए ही वहां पे रेस्क्यू वर्क किया जा सके। मुख्यमंत्री के आश्वासन के 3 वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद नहीं खुला एलएस कॉलेज स्थित तारामंडल का ताला। सर्वधर्म संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शहर मुजफ्फरपुर आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में आजादी के समय से ही जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आजादी के दीवाने तथा प्रसिद्ध समाज सेवी लंगट सिंह के प्रयास से 3 जुलाई 1899 को शुरू बेनियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पर बने इस महाविद्यालय का उद्घाटन 26 जुलाई 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बतौर शिक्षक और प्रधान अध्यापक इस कॉलेज में रहे। आचार्य जेबी कृपलानी, राष्ट्रकवि रामाधीर सिंह दिनकर भी यहाँ शिक्षक के तौर पर रहे हैं। महात्मा गांधी के भी चंपारण यात्रा के क्रम में 10 अप्रैल 1917 को कॉलेज परिसर में आना हुआ था। बापू ने परिसर स्थित कुएं पर प्रातःकालीन स्नान ध्यान कर किसानों की दुर्दशा सुधारने का संकल्प यहीं पे लिया था, जिसकी याद में गांधी कूप कॉलेज परिसर में मौजूद है। आइए अब आपको इस कॉलेज की एक और यादगार से मिलवाते हैं। भारत का पहला तारामंडल इसी महाविद्यालय
बिहार विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्यामनंदन सहाय के द्वारा 1954 में जर्मनी और कोलकाता से खरीदे गए यंत्रों के साथ विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया था। उस समय इसकी लागत 4 लाख रुपए आई थी। इसमें बैठकर छात्र आकाशगंगा का नज़ारा, ब्रह्मांड, तारों सितारों, चांद और अंतरिक्ष को जान सकते थे। परंतु 70 के दशक में यहाँ चोरों द्वारा कई यंत्रों की चोरी की गई। तब से आज तक यह तारामंडल बंद है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा इसे शुरू करने का प्रयास तो कई दफा किया गया, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण यह अब तक चालू नहीं हो पाया। चंपारण सत्याग्रह समारोह में जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका निरीक्षण कर इसे शुरू करवाने की बात कही थी, परंतु बातें हैं बातों का क्या। कॉलेज छात्रों को शिक्षा के नाम पर डिग्री दे रही है, अगर ज्ञान देना चाहती तो क्या ये तारामंडल दशकों से तालाबंदी का शिकार बना रहता? बड़ा सवाल तो यह है कि क्यों इसे शुरू नहीं किया गया। हम खड़े हैं एलएस कॉलेज में, उत्तर बिहार का सबसे पुराना कॉलेज, हेरिटेज बिल्डिंग है। जब बिहार में कहीं भी तारामंडल नहीं था, तब भूगोल विज्ञान की जानकारी यहाँ के छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से थी। आपको दिखाते हैं अपने कैमरे की नज़रों से, ये है वो तारामंडल। यहाँ से एलएस कॉलेज के विद्यार्थी खगोल विज्ञान की जानकारी लेते थे। पर आज स्थिति ये है कि विगत कई वर्षों से या कहें तो दशकों से ये तारामंडल बंद है। कॉलेज तो वैसे अभी बंद है लॉकडाउन को लेके, पर कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या कारण रहा इसके बंद होने का। कितने सालों से बंद है ये? जब से हम लोग एडमिशन लिए तब से ही बंद है। जानकारी ये नहीं है कि कब और किस कारण से तालाबंदी कर दिया गया तारामंडल में? नहीं, ये तो पता नहीं है। इसी कॉलेज के छात्र हैं, पर इन्होंने कभी भी इसे खुला हुआ नहीं देखा। स्थिति यही है कि जब से ताला लगा है तब से इसमें ताला ही लगा हुआ है। खोलने के लिए कभी प्रयास किया है कॉलेज प्रबंधन ने? और हम लोगों ने प्रिंसिपल से इसके लिए गुहार लगाया कि सर ये तारामंडल हम लोग एलएस कॉलेज का धरोहर, इसको खोलने का प्रयास किया जाए। तो सर आश्वासन दिए कि ठीक है खोला जाएगा, लेकिन आज तक इसको हम बंद ही देखते आ रहे हैं। दुर्भाग्य कहा जाएगा कि कुछ दिनों पहले जो सूर्य ग्रहण लगा था, अगर ये तारामंडल शुरू रहता तो यहाँ के छात्र उसको लाइव देख पाते, पर बंद है, खुलता नहीं है। कॉलेज के सौंदर्यीकरण पे तो बहुत बेहतर कार्य किया गया है। हेरिटेज बिल्डिंग है, पार्कों का निर्माण किया गया है। गांधी जी स्वयं इस कॉलेज में आकर एक कुएं पे नहाए थे, उस कुएं का भी सौंदर्यीकरण कर दिया गया। और छात्रों के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत थी इस तारामंडल की, उसकी शुरुआत के लिए कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर एबीवीपी के सदस्यों ने एलएस कॉलेज में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार शैक्षणिक अराजकता, कॉलेजों में बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सहित युवा छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रही है। इस कड़ी में गुरुवार को एलएस कॉलेज में एबीवीपी के सदस्यों ने रोजगार के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। मेहनत से पढ़ लिख कर डिग्री लेने के बावजूद बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं के दर्द को बयां करते हुए इस नाटक में युवाओं ने चिराग तरह अंधेरा कहावत को चरितार्थ करते हुए टॉर्च और मोबाइल के लाइट में नौकरी ढूंढने का नाटक किया। इस दौरान एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार, अनिकेत कुमार सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सरकार गहरी निद्रा में सोई हुई है और करोड़ों युवा बिहार का इंटर, मैट्रिक, पीजी या अन्य टेक्निकल कोर्स करके अब बेरोजगार रह जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस योजना के माध्यम से उनको दर्शाते हैं ताकि वो रोजगार को नए नए दृष्टिकोण से अपना रोजगार दे और छात्र युवा का बेरोजगारी जल्द से जल्द दूर करे। इस लॉकडाउन में बहुत सारे प्रकार के छात्र हैं जो अपने पढ़ाई को मतलब मात दे रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। उनके परिवार का बहुत लोग बेरोजगार हो चुका है और वो अपना पढ़ाई लिखाई जो है वो मतलब खत्म करने का कगार पर है। इसलिए छात्र का रूम रेंट, रोजगार, ये सब विधि व्यवस्था पर पूर्ण से पूर्ण ध्यान दिया जाए, इसलिए हम यही मांग करते हैं।
सावन से पहले ही गरीबनाथ मंदिर का पट बंद किए जाने को लेकर गरीबनाथ मंदिर न्यास परिषद के सदस्यों पर सीजीएम कोर्ट में परिवाद हुआ दर्ज। गुरुवार को सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्र किशोर पराशर द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव एसके सिन्हा और कोषाध्यक्ष पुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। अपने परिवाद में आचार्य ने आरोप लगाया है कि मनमाने तरीके से बाबा गरीबनाथ मंदिर का पट 1 जुलाई से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे भक्तों को भगवान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव और उसके कोषाध्यक्ष पर हम लोगों ने एक केस किया है अपने माननीय अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार जी के माध्यम से, और आरोप लगाया है कि कल सुबह 6 बजे जब मैं मंदिर में प्रतिदिन की तरह दर्शन करने गया तो वहाँ पे ताला बंद था मुख्य द्वार पर, और कहा गया आसपास के लोगों के द्वारा कि मंदिर बिना किसी कारण को बताए हुए और कारण ही अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। मैंने प्रबंधन से भी बात की तो उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया। इससे मेरी भावना आहत हुई और मुझ जैसे सैकड़ों हजारों भक्त जो दर्शन कर रहे थे, और इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी यह वर्डिक्ट दिया था, आदेश दिया था कि 8 जून से मॉल की तरह मंदिरों को भी खोला जा सकता है। तो गृह मंत्रालय का जो वह आदेश था उसका भी उल्लंघन हुआ है, और धार्मिक भावनाओं को भी भड़काने के लिए और उसको असंतुष्ट करने के लिए, आक्रोश डालने के लिए जानबूझकर यह षड्यंत्र किया गया है प्रबंधन के द्वारा। आज हम लोगों ने इन दोनों पर केस किया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि विभिन्न धाराओं में परिवाद दर्ज कराया गया है। सुनवाई की अगली तिथि 8 जुलाई की मुकर्रर की गई है। रूप से ये जो बाबा गरीबनाथ धार्मिक न्यास मंदिर है, बाबा गरीबनाथ मंदिर का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा धार्मिक न्यास बोर्ड की देखरेख में किया जाता है। इसमें ये मंदिर को बंद करने का आदेश नहीं ही जिला प्रशासन का है और नहीं ही धार्मिक न्यास बोर्ड का। ये मनमानी पूर्ण तरीके से इन अभियुक्तों के द्वारा मंदिर को बंद कर दिया गया है, और जिसको लेकर के परिवादी को और इनके सरीखे असंख्य हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। पूजा का अधिकार से अभियुक्तगण के द्वारा जानबूझकर क्या मामला धाराएं लगाई गई? ये मुख्य रूप से धाराएं लगाई गई है 295, 295A, 296, 297 और 34 ऑफ द IPC। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर, हर खबर से रूबरू कराते रहें, इसकी कामनाओं के साथ मैं इनको बहुत आशीष देता हूं, जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को, अपने यहाँ के शहर के लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें। भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगा लें, जरूरी है ये मास्क लगाना। और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे, आप समझिए वो कम है। 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तभी घर से निकलिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला स्तरीय स्वीप कोषांग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का किया गया आयोजन। समरनालय सभागार में जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबोधन के दौरान कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग का सबसे अधिक जोर मतदान केंद्रों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने पर है। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 1000 से अधिक मतदान केंद्रों पर सहायक मतदान केंद्र बनवाने के लिए निर्देश दिया गया है। विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर जो सहायक बूथों का निर्माण किया गया है उसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ डिस्कशन किया गया है। दूसरा एजेंडा हमारा ये था
कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो स्वीप एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, जो कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका आज अनावरण हुआ है जिला पदाधिकारी के हाथों से। और तीसरा ईवीएम और वीवीपैट मशीन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सारे पदाधिकारी उसमें मौजूद रहे और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और मीडिया के बंधु भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान मधुमक्खी पालकों को हुई नुकसान की भरपाई को लेकर युवा रालोसपा के सदस्यों ने समरनालय में किया प्रदर्शन। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकसभा पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा के नेतृत्व में 2 दर्जन मधुमक्खी पालकों ने समरनालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समीप लॉकडाउन के दौरान मधुमक्खी पालकों को पहुंची क्षति के मुआवजे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दिलीप ने बताया कि मधुमक्खियों को 1 महीने के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जो कि लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ, जिससे लाखों मधुमक्खियों की मौत हो गई। वहीं मधुपालकों को भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। सरकार अविलंब मधुपालकों को मुआवजा दे। मधुमक्खी पालकों का इस लॉकडाउन की अवधि में जो क्षति नुकसान हुई है, इसको लेकर माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी को आवेदन और जिलाधिकारी महोदय जी को युवा रालोसपा की ओर से आवेदन दिया जा रहा है, जो इसमें मुख्य रूप से 4-5 ऐसे मांगे हैं जो इस लॉकडाउन की अवधि में मधुमक्खी पालकों की जो नुकसान हुई है वह बिहार सरकार अविलंब दे, और इस लॉकडाउन में जो एक जगह से दूसरे जगह 1 महीने के अंदर में जगह चेंज करना पड़ता है, जो जगह चेंज नहीं होने की वजह से मधुमक्खी काफी संख्या में मर गया है। और दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 500 करोड़ रुपया का पैकेज मिला इस लॉकडाउन में, जो मधुमक्खी पालकों के बीच में यह लोन की सुविधा दिया गया था, लेकिन ना तो इस पे बिहार सरकार कोई विचार विमर्श की और किस तरह देना है, कैसे देना है, इसका कोई अता ही पता नहीं है। और लॉकडाउन की वजह में काफी नुकसान हुआ है। यह बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से युवा रालोसपा मांग करती है जो अविलंब मधुमक्खी पालकों का नुकसान की भरपाई हो, नहीं तो मधुमक्खी पालन यूनियन के समर्थन में युवा रालोसपा मुजफ्फरपुर से लेके पटना बिहार और केंद्र तक आंदोलन करने का काम करे। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के शहीद स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। गुरुवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के अध्यक्ष कांति देवी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष कांति देवी ने बताया कि सेविका सहायिका का टीए, डीए और मोबाइल से डीबीटी का सत्यापन सहित 4 सूत्री मांग कई वर्षों से लंबित है। इस कोरोना काल में भी सेविका सहायिका अपनी जान की परवाह न कर लोगों के सेवा में जुटी हुई है, पर सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, जिसे लेकर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार की बात सुनते सुनते हम लोग परेशान हो गए। इसके लिए और बार बार चैन मुक्त का और एफआईआर का धमकी दिया जाता है। इस सेविका यदि डीबीटी नहीं करेगी तो इसको चैन मुक्त कर दिया जाएगा, सेविका सत्यापित नहीं करेगी तो चैन मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए कि हम लोग बैठक किए हैं और हम लोग सत्यापित नहीं करेंगे, डीबीटी हम लोग नहीं करेंगे, हम बाधित नहीं करते हैं। हम सरकार अपना किसी से करा ले, अपना हम लोग इसके लिए फ्री है। हम लोग को जो 6 जो सेवा है उस सेवा में एक सरकार जो पूरा पोषाहार है वह लाभार्थी के खाते पर देने जा रहा है। इसके लिए हमको इसके लिए कोई लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई है कि जो 5 सेवा बचा वो हम करेंगे, मेरा ड्यूटी है जो हम करेंगे। और सरकार को हम लोग जो अत्याचार हम लोग पर कर रही है सरकार, इसको हम लोग सामना करेंगे। अगर बात नहीं माना जाए तो क्या कीजिएगा? बात यदि नहीं माना तो अभी तो हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन काफी बढ़ गया है। तो हम लोग कागज से ही सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नीलगाय की समस्या से छुटकारा की मांग को लेकर बहिलवाड़ा गोविंद पंचायत के किसानों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। गुरुवार को सरैया प्रखंड के बहिलवाड़ा गोविंद पंचायत के किसानों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से मिलकर नीलगाय के आतंक से छुटकारा दिलाने की गुहार लगाई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसानों ने बताया कि नीलगाय, जिसे स्थानीय भाषा में घोरपरास कहा जाता है, के आतंक के कारण किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं और न ही आम के बगीचे से आम की तुराई ही हो पा रही है। उन्होंने डीएफओ के माध्यम से शूटर तैनात कर नीलगायों को मारने की मांग की है। ये पूरे आज सरैया के किसान
अपनी परेशानी बताने जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। जो नीलगाय है ये एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए और किसानी को वर्चुअली ख़त्म कर दिया गया है। किसान मजबूर हैं, आत्मदाह करने को मजबूर हैं। किसान के पास अब अन्न नहीं रहा बचा और किसान अब भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। इनके ये जो किसान हैं इनके ज़्यादातर ये गोविंद बहिलवाड़ा पंचायत के हैं और लगभग 500 से ज़्यादा नीलगाय की संख्या वहाँ पे है। और अभी इन्होंने आम का पेड़ लगाया, 55 पेड़ को 2 दिन के अंदर सफा चट कर दिया गया। कोई भी खेती हो नहीं रही है। टिड्डी की अभी समस्या आ गई है, लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है ये नीलगाय की समस्या है। तो इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, इस बात को कहते हुए कि कृपया करके आप यहाँ से कोई इनको, चूंकि बिहार सरकार ने भी ऐसा आदेश पारित किया हुआ है कि नीलगाय को मारा जा सकता है, तो शूटर मंगवाकर उन नीलगायों को मारकर किसानों की जान माल और किसानी की रक्षा कर सके, जिससे आगे ये अपने परिवार को बचा पाएंगे। नहीं तो भूखमरी के कगार पर हैं और ऐसी नौबत आएगी तो ये लोग बहुत परेशान हैं। और इन लोगों की परेशानी को जिलाधिकारी महोदय ने समझते हुए डीएफओ को तुरंत निर्देशित किया है कि समुचित कार्रवाई किया जाए और बहुत जल्द उन्होंने कुछ स्पष्ट निर्देश दिया है और वैसा आश्वासन डीएफओ की तरफ से भी मिला है। बहुत औराई थाना क्षेत्र में बीते 25 जून को हुए 2 पक्षों में मारपीट मामले को लेकर एक पक्ष के लोगों ने पूर्वी डीएसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। बीते 25 जून को आपसी विवाद को लेकर औराई थाना क्षेत्र के रामखेताड़ी में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसको लेकर आनन फानन में इलाज के लिए परिवार वालों के द्वारा एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 2 लोगों को डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था, जिसके बाद परिजनों ने दरभंगा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहीं पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर घायल रामेश्वर महतो के पुत्र संजीव कुमार ने पूर्वी डीएसपी कार्यालय में अपना ज्ञापन सौंपा, न्याय की गुहार लगाई। चाचा है रामेश्वर महतो, इनके पिताजी हैं संजीव कुमार के। वो अपने घर के पीछे बने शौचालय में शौच के लिए जा रहे थे, तो गांव के ही घर के बगल के ही लालू मंडल और भोला मंडल, संजीव मंडल, फकीरा मंडल, अरुण मंडल और गजेंद्र मंडल, राजेंद्र मंडल, गायत्री देवी, इंदू देवी वगैरह बहुत सारे लोग मिलकर हत्या करने की साजिश से मारा गया। इतना मारा गया कि हमारे चाचा का ब्रेन हैमरेज कर गया और दोनों हाथ बुरी तरह से टूट गया और पैर पूरी तरह से टूट चुका है, जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज होकर हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। और 30/12/2020 को 11 बजे 42 मिनट पर हमारे भाई जो नीतीश कुमार जिसका नाम है, उसके मोबाइल पर फोन किया गया है कि गोली मार देंगे, अगर तुम लोग केस वापस नहीं लिए तो हम लोग तुम लोग को सारे परिवार को गोली मार देंगे। और उसको जब हम लोग दोबारा फोन किए तो बहुत अदर गाली दिया। आज आप लोग कहाँ हैं? आज हम लोग डीएसपी पूर्वी के यहाँ अपना फरियाद लेकर के आए हैं, न्याय मिल सके। इस वजह से चूँकि हम लोग को कहीं भी थाना पर भी जा रहे हैं, आज कल करके मामला का टाल दिया जा रहा है। कोई हम लोगों को आज तक थाना घर पे देखने नहीं आई है। मेरी दादी 108 साल की है, उसको मारा गया है। हमारे घर में बहू जो प्रेग्नेंट है उसको मारा गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।